नमो नमः साथियों। आज हम नए मेहमान जिसे कि उदय शंकर भट्ट जी ने लिखा है, इस एकांकी को चित्रकथा के रूप में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं नए मेहमान कक्षा 8 मल्हार हिंदी एनसीईआरटी। यह बड़ा ही रोचक पाठ है, एकांकी है। सबसे पहले नाटक और एकांकी के संक्षेप में अंतर बता देती हूँ। नाटक और एकांकी में वही अंतर है जो एक लघु कथा, कहानी और एक उपन्यास में होता है। उपन्यास यानी कि बड़ी कहानी, नाटक बड़ा नाटक जिसमें कई अंक होते हैं, लेकिन एकांकी में कम अंक होते हैं। और जैसे कहानी छोटी होती है वैसे ही एकांकी छोटा होता है। में बड़ी ही खूबसूरती के साथ वर्णित है। तो इस प्रस्तुति के जो उद्देश्य हैं वह है शहरी जीवन की चुनौतियां, छोटे घरों और सीमित सुविधाओं में मध्यवर्गीय परिवारों का संघर्ष दिखाया गया है। गर्मी का प्रकोप कैसे होता है, मौसम की भयंकर मार और जीवन पर उसका घुटन भरा प्रभाव कैसे पड़ता है, ये दिखाया गया है। अतिथि देवो भवा जो हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है उस पर व्यंग भी किया गया है। आधुनिक युग में अनजान और बिन बुलाए मेहमानों, मान न मान मैं तेरा मेहमान से पैदा होने वाली जो हास्यपूर्ण स्थिति है उस पर विचार किया गया है। नए मेहमान का यह मस्तिष्क आरेखन माइंड मूव महत्वपूर्ण है। इसके जरिए आप कम से कम समय में बहुत सारे इसके तथ्य याद कर सकते हैं। अब जो ये मुख्य पात्र हैं, तो इसके जो मुख्य पात्र हैं, विश्वनाथ गृहपति है, पसीने और मकान की समस्या से परेशान सीधा साधा एक शहरी व्यक्ति है। ठीक है। दूसरा मुख्य पात्र है रेवती जो कि विश्वनाथ की पत्नी है, गर्मी और सिरदर्द से बेहाल, अवांछित मेहमानों के आने से अत्यधिक चिड़ी हुई है। पहला अतिथि नन्हेमल, 35 वर्ष उसकी आयु है, लंबी मूछें, सिर पर सफेद पगड़ी, बेपरवाह और घर ही जो तो है वाला रवैया। बाबूलाल दूसरा अतिथि मेहमान है, 24 वर्ष आयु उसकी, आधी कटी हुई मूछें, नन्हेमल का साथी, ठंडे पानी और नहाने का अत्यधिक शौकीन है। तो ये जो कहानी शुरू होती है, किराए के एक छोटे से मकान में अनेक सुविधाओं और गर्मी से परेशान घर के लोग रात में सोने की तैयारी कर रहे हैं। तभी अचानक दो ऐसे मेहमान आ जाते हैं जिन्हें घर का कोई व्यक्ति नहीं जानता। मान ना मान मैं तेरा मेहमान वाली स्थिति हो जाती है। संकोच बस उनकी खातिरदारी में जुटा एक आधुनिक शहरी मध्य वर्गीय परिवार किन परेशानियों से जूझता है, हम इसका जीवन पंखे से बच्चे को हवा करता है। उसका नाम विश्वनाथ है, उम्र 45 वर्ष, कटा हुआ शरीर, गेहुआ रंग, मुख पर गंभीरता का चिन्ह। ये विश्वनाथ के चरित्र की विशेषताएं हैं। विश्वनाथ, उफ बड़ी गर्मी है, पंखा जोर जोर से करने लगता है। इन बंद मकानों में रहना कितना भयंकर है। मकान है कि भट्टी। पश्चिम की ओर से एक स्त्री का प्रवेश, आंचल से मुंह का पसीना पहुंचती हुई पत्ता तक नहीं हिल रहा, जैसे सांस बंद हो जाएगी। सिर फटा जा रहा है, सिर दबाती है। विश्वनाथ, पानी पीते पीते पेट फूला जा रहा है और प्यास है कि बुझने का नाम नहीं लेती। अभी 4 गिलास पानी पीकर आया हूँ, फिर भी होठ सूख रहे हैं। 1 गिलास पानी पिला दो, ठंडा तो क्या होगा। रेवती, गरम है, आंगन में घड़े में भी तो ठंडा पानी नहीं होता, हवा लगे तब तो ठंडा हो, जाने कब तक इस जेल खाने में सड़ना पड़ेगा। विश्वनाथ, मकान मिलता ही नहीं, आज से 2 साल से दिन रात एक करके ढूंढ रहा हूँ। हाँ, पानी तो ले आओ, जरा गला ही तर कर लूं। रेवती,
बर्फ ले आते तो बर्फ भी कोई कहाँ तक पिए। विश्वनाथ, बर्फ बर्फ का पानी पीने से क्या फायदा, प्यास वैसी की वैसी बल्कि दुगनी लगती है। उफ, लो पंखा करो, बच्चे के क्या ऊपर है। रेवती, रहने दो, तुम ही करो, छत इतनी छोटी है कि पूरी खाट तो आती नहीं। एक खाट पर दो दो तीन तीन बच्चे सोते हैं तब भी पूरा नहीं पड़ता। विश्वनाथ, यह पड़ोसी है निर्दयी, जो खाली छत पड़ी रहने पर भी बच्चों के लिए खाट नहीं बिछाने देंगे। वे तो हमको मुसीबत में डाल देंगे, मुसीबत में देखकर ही प्रसन्न होते हैं हमको। उस दिन मैंने कहा तो लाला की औरत बोली, क्या छत तुम्हारे लिए है, नगद 50 देते हैं। तब 4 खाटों की जगह मिली है। ना बाबा, यह ना हो सकेगा, मैं खाट नहीं बिछाने दूंगी, सब हवा रुक जाएगी। उन्हें और किसी को सोता देखकर नींद नहीं आती, पर बच्चों के सोने में क्या हर्ज है, जरा आराम से सो सकेंगे। कहो तो मैं कहूँ, क्या फायदा। रेवती, अगर लालात मान भी लेगा तो वह ना मानेगी। वैसे भी मैं उसकी छत पर बच्चों को अकेला सोना पसंद नहीं करूंगी। विश्वनाथ, फिर जाने दो, मैं नीचे आंगन में सो जाया करूंगा, कमरे में भला क्या सोया जाएगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ, यदि कोई अतिथि आ जाए तो क्या होगा। ईश्वर करे इन दिनों कोई मेहमान ना आए, मैं तो वैसे ही गर्मी के मारे मर रही हूँ। पिछले 15 दिन से दर्द के मारे सिर फट रहा है, मैं ही जानती हूँ जैसे रोटी बनाती हूँ। विश्वनाथ, सारे शहर में जैसे आग बरस रही हो, यहाँ की गर्मी से तो ईश्वर बचाए। इसीलिए यहाँ गर्मियों में भी संपन्न लोग पहाड़ पर चले जाते होंगे, गरीबों की तो मौत है। रेवती जाती है और बच्चा गर्मी से घबरा उठता है। विश्वनाथ जोर जोर से पंखा करता है। विश्वनाथ, इन सुकुमार बालकों का क्या अपराध है, इन्होंने क्या बिगड़ा है, तमाम शरीर गर्मी के मारे उबल उठा है। रेवती पानी का गिलास लाती है। रेवती, बड़े को तो अभी तक बुरा हाल है, अब भी कभी कभी देह गर्म हो जाती है। विश्वनाथ पानी पीकर, उसने क्या कम बीमारी भोगी है, पूरे 3 महीने तो पड़ा रहा। वह तो कहो मैंने उसे शिमला भेज दिया, नहीं तो ना जाने भगवान ने रक्षा की, देखा नहीं, सामने वालों की लड़की को फिर से टाइफाइड हो गया है और वह चल बसी। तुम कुछ दिनों की छुट्टी क्यों नहीं लेते, मुझे डर है कि कहीं कोई बीमार ना पड़ जाए। छुट्टी कोई दे तब ना छुट्टी ले लूं, खर्च चाहिए। खैर, तुम आज जाकर ऊपर सो जाओ, मैं आंगन में खाट डालकर पड़ा रहूंगा। बच्चे को ले आओ, यह गर्मी में भुन रहा है। यह नहीं हो सकता, तुम्हारी बुरी आदत है। मैं नीचे सो जाऊंगी, तुम छत पर जाकर सो जाओ। और ऊपर भी क्या हवा है, चारों तरफ दीवारें तप रही हैं, तुम ही जाओ ऊपर। ओहो, यह तो तुम्हारी बुरी आदत है। विश्वनाथ कहता है, किसी का कहना ना मानोगी, बस अपनी हाँके जाओगी। 15 दिन से सिर में दर्द हो रहा है, मैं कहता हूँ खुली हवा में सो जाओ तो तबीयत ठीक हो जाएगी। रेवती, अरे तुम तो व्यर्थ की जिद करते हो, भला यहाँ आंगन में तुम्हें नींद आएगी। बंद मकान, हवा का नाम नहीं, रात भर नींद ना आएगी, सवेरे काम पर जाना है। जाओ, मेरा क्या है, पड़ी रहूंगी। विश्वनाथ, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, आज तो तुम्हें ऊपर सोना पड़ेगा, वैसे भी मुझे कुछ काम है। रेवती, ऐसी गर्मी में क्या काम करोगे, तुम्हें भी तो जाने क्या धुन सवार हो जाती है। जाओ जाओ, मैं आंगन में खाट पर इसे लेकर जैसे तैसे रात काट लूंगी, जाओ। विश्वनाथ,
ओहो! अच्छा तुम जानो, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था, मैं ही ऊपर जाता हूँ। तभी बाहर से कोई दरवाज़ा खटखटाता है और ये घबरा जाते हैं। अ, रेवती कहती है, "अरे! कौन होगा?" रे विश्वनाथ ना जाने देखता हूँ, इस वक़्त कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है। हे भगवान! कोई मुसीबत ना आ जाए। बच्चे को पंखा करती है ना? बच्चा गर्मी के मारे उठ बैठता है, पानी माँगता है, वह बच्चे को पानी पिलाती है, पंखा करती है। इसी समय 2 व्यक्तियों के साथ विश्वनाथ प्रवेश करता है। रेवती बच्चे को लेकर आँगन में चली जाती है। आगंतुक यानी कि मेहमान एक साधारण बिस्तर और एक संदूक लेकर कमरे में प्रवेश करते हैं। विश्वनाथ भी पीछे-पीछे आता है। कमीज़ों की कमीज़ों के ऊपर काली बंडी, सिर पर सफ़ेद पगड़ियाँ, बड़े की अवस्था 35 और छोटी की 24 है। बड़े की मूँछें मुँह को घेरे हुए, माथे पर सलवट, छोटी की अधकटी मूँछ, लंबा मुख, दोनों मैली धोतियाँ पहने हैं। बड़े का नाम नन्हेमल और छोटे का बाबूलाल है। इस हबड़-तबड़ में वे दोनों बच्चे ऊपर से उतर कर आते हैं और दरवाजे के पास खड़े होकर आगंतुकों यानी कि मेहमानों को देखते हैं। बड़े लड़के से, प्रमोद जरा कुर्सी इधर खिसका दो। और दूसरे अतिथि से, ये आप इधर खाट पर आ जाइए, जरा पंखा तेज कर देना किरण। विश्वनाथ कहता है। किरण पंखा तेज करती है किंतु पंखा वैसे ही चलता है। पगड़ी के पल्ले से मुंह का पसीना पहुंचकर उसी से हवा करता हुआ, बड़ी गर्मी है, क्या कहें पंडित जी, पैदल चले आ रहे हैं, कपड़े तो ऐसे हो गए हैं कि निचोड़ लो। विश्वनाथ जी, आप लोग कौन हैं? बाबूलाल, चाचा मेरे कपड़े निचोड़ कर देख लो, एक लोटे से कम पसीना नहीं निकलेगा। धोती ऐसी चर्रा रही है जैसे पुरानी हो। पिछले दिनों नगद रुपए खर्च करके 9 रुपए खर्च करके खरीदी थी। नन्हेमल, मोतीराम की दुकान से ली होगी, बड़ा ठग है। मैंने भी कुर्तों के लिए 6 गज मलमल मोल ली थी, 1.25 रुपया गज दी, जबकि नत्थामल के यहाँ 9.5 आने गज बिकती थी। यह जो है बच्चों पुरानी नाप तोल की इकाई है। मी, मीटर ल- लंबाई की कपड़ा नापते थे, जैसे आजकल नापते हैं ना मीटर, पहले गज के हिसाब से नापते थे। और आने क्या है? आने पैसे की यूनिट है। पंडित जी, गला सूखा जा रहा है, स्टेशन पर पानी भी नहीं मिला। मन करता है लेमन की 5-6 बोतलें पी जाऊं। बाबूलाल, मुझे कोई पिला कर देखे, 10 से कम न पीऊंगा। बच्चों की ओर देखकर, क्या नाम है तुम्हारा भाई? प्रमोद, प्रमोद, किरण, किरण। बाबूलाल, ठंडा पानी पिलाओ दोस्त, प्राण सूखे जा रहे हैं। विश्वनाथ, देखो प्रमोद, कहीं से बर्फ मिले तो ले आओ। आप लोग अपना लोटा कहाँ रखा है? थैले में ही है ना? अरे बिस्तर में होगा चाचा, निकाल लूं क्या? और तो और बिस्तर भी पसीने से भीग गया। चाचा, मैं तो पहले नहाऊंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। हाँ नहीं तो, मुझे नहीं मालूम था यहाँ इतनी गर्मी है। देखते जाओ। हाँ साहब, क्षमा कीजिएगा, आप कहाँ से पधारे हैं? अरे आप नहीं जानते, वह लाला संपत राम है ना, गोटे वाले, वे मेरे चाचा हैं। क्या बताएं साहब, उन बेचारों का कारोबार सब चौपट हो गया। हम लोगों के देखते देखते वह लाखों के आदमी खाक में मिल गए। बाबू यह लो मेरी बंडी, बंदूक में रख दो। बंडी बनियान। कौन संपत राम? विश्वनाथ पूछता है। बाबूलाल, अरे वही गोटे वाले। लाओ ना चाचा, संदूक खोलकर बंडी रखते हुए, माल मसाला तो अंटी में है ना? नन्हेमल, नहीं जेब में है, बंडी की जेब में। अब डर की बात नहीं है, घर ही तो है। विश्वनाथ, मैं संपत राम को नहीं जानता। नन्हेमल, संपत राम को जानने की, अरे क्यों, वह तो आपसे मिले हैं, आपकी तो वह
बाबूलाल, हाँ, उन्होंने कई बार मुझसे कहा है, आपकी तो वे बहुत तारीफ करते हैं। पंडित जी, क्या मकान इतना ही बड़ा है? नन्हेमल, देख नहीं रहे, इसके पीछे एक कमरा दिखाई देता है। पंडित जी, इसके पीछे आंगन होगा और ऊपर छत होगी। शहर में तो ऐसे ही मकान होते हैं। किरण, माँ पूछती है, खाना? नन्हेमल, क्यों बाबूलाल, पंडित जी कष्ट तो होगा, पर तुम जानो खाना तो बस एक साग और पूरी, बाबूलाल कहता है। नन्हेमल, बस तो मैं पराठे भी खा लेता हूँ। नन्हेमल कहता है। बाबूलाल, अरे खाने की भली चलाई, पेट ही तो भरना है। शहर में आए हैं तो किसी को तकलीफ थोड़ी ही देंगे। देखिए पंडित जी, जिसमें आपका आराम हो, हम तो रोटी भी खा लेंगे, कल फिर देखी जाएगी। नन्हेमल, भूख कब तक नहीं लगेगी, सारा दिन तो गया। बाबूलाल, नहाने का प्रबंध तो होगा ना पंडित जी? नन्हेमल, हाँ भैया, लो जरा, मैं तो 1.5 लोटा पानी पीऊंगा। प्रमोद बर्फ का पानी लाता है। बाबूलाल, उतना ही मैं। दोनों गट गट पानी पीते हैं। किरण कहती है विश्वनाथ से, फिर खाना? विश्वनाथ, अरे जरा ठहर जा, इशारा करता है। नन्हेमल पानी पीकर, आहा, अब जान में जान आई। विश्वनाथ, नन्हेमल, सचमुच गर्मी में पानी ही तो जान है बाबूलाल। पानी भी खूब ठंडा है। वाह भाई, खुश रहो। नन्हेमल, कितने सीधे लड़के हैं। बाबूलाल, शहर के हैं ना। विश्वनाथ, क्षमा कीजिए, मैंने आपको अ, दोनों, अरे पंडित जी, आप कैसी बात करते हैं, हम तो आपके पास के ही हैं। विश्वनाथ, आप कहाँ से आए हैं? नन्हेमल कहता है, बिजनौर से। विश्वनाथ आश्चर्य से, बिजनौर से? बिजनौर में तो मैं बिजनौर गया हूँ, किंतु नन्हेमल, मैं जरा नहाना चाहता हूँ। बाबूलाल, मैं भी स्नान करूंगा। विश्वनाथ, पानी तो नल में शायद ही हो, फिर भी देख लो। प्रमोद, इन्हें नीचे नल पर ले जाओ। बाबूलाल, तब तक खाना भी तैयार हो जाएगा। दोनों बाहर निकल जाते हैं। रेवती का प्रवेश। ये लोग कौन हैं? जान पहचान के तो न मालूम पड़ते। अरे ना जाने कौन है। रेवती, तो पूछ लो ना। क्या पूछ लूं भाई? इस प्रकार असमंजस जारी रहता है। 2-3 बार पूछा, ठीक ठीक उत्तर ही नहीं देते। मेरा तो दर्द के मारे सिर फटा जा रहा है। इधर पिछली शिकायत फिर बढ़ती जा रही है। पहले सोते सोते हाथ पैर सुन्न हो जाते थे, अब बैठे बैठे हो जाते हैं। विश्वनाथ, क्या बताऊं, जीवन में तुम्हें कोई सुख ना दे सका। ठीक है, और नौकर भी नहीं टिकता है। पानी जो 3 मंजिल पर चढ़ाना पड़ता है, इसीलिए भाग जाता है। और गर्मी क्या कम है? किसी को क्या जरूरत पड़ी है जो गर्मी में भुने? यह तो हमारा ही भाग्य है कि चने की तरह भाड़ में भुनते रहते हैं। क्या किया जाए विश्वनाथ? फिर क्या खाना बनाना ही होगा? पर ये है कौन? विश्वनाथ, खाना तो बनाना ही पड़ेगा, कोई भी हो। जब आए हैं तो खाना जरूर खाएंगे। थोड़े से थोड़ा सा बना लो खाना। रेवती तुनक कर, खाना तो खिलाना ही होगा। तुम भी खूब हो। भला इस तरह कैसे काम चलेगा? दर्द के मारे सिर फटा जा रहा है, फिर खाना बनाना इनके लिए, और इस समय आखिर ये आए कहाँ से हैं? कहते हैं बिजनौर से आए हैं। अरे बिजनौर, क्या बिजनौर में तुम्हारी जान पहचान है? अपनी रिश्तेदारी का तो कोई आदमी वहां नहीं रहता। बहुत दिन हुए, एक बार काम से बिजनौर गया था, पर तब से अब तो 20 साल हो गए हैं। रेवती, सोच लो, शायद वहां कोई साहित्यिक मित्र हो, उसी ने भेज दिया हो। ओहो, सोच लो, कोई साहित्यिक मित्र हो, उसी ने इन्हें भेजा हो। ध्यान तो नहीं आता, फिर भी कदाचित कोई मुझे जानता हो, उसी ने भेजा हो। किसी संपत राम का नाम बता रहे थे, मैं जानता भी नहीं हूँ। रेवती, बड़ी मुश्किल है। मैं खाना नहीं बनाऊंगी, पहले आत्मा फिर परमात्मा। जब शरीर ही ठीक नहीं रहता तो फिर क्या करूं? विश्वनाथ, अरे क्या
कहेंगे रात भर भूखा मारा, बाजार से कुछ मंगा दो ना। रेवती, बाजार से क्या मुफ्त में आएगा? 3-4 रुपए से कम क्या इनका पेट भरेगा? पहले तुम पूछ लो, बाद में खाना बनाऊंगी। बाबूलाल का प्रवेश रेवती का दूसरी ओर से जाना। बाबूलाल, तबीयत अब शांत हुई है, फिर भी पसीने से नहा गया हूँ। ना जाने पंडित जी आप यहाँ कैसे रहते हैं, पंखा करता है। विश्वनाथ, 8-9 लाख आदमी इस शहर में रहते हैं और उनमें से 6-7 लाख आदमी इसी तरह मकानों में रहते हैं, है ना। ऊपर छत से शोर आता है तभी। प्रमोद, उन्होंने दूसरी छत पर हाथ धो दिए, पानी फैल गया, इसलिए वह पड़ोस की स्त्री चिल्ला रही है। मैंने कहा सवेरे साफ कर देंगे, इन्हें मालूम नहीं था। विश्वनाथ, तुमने क्यों नहीं बताया? हाथ दूसरी जगह धो। मैं पानी पीने चला गया था, वहां उषा रोने लगी, उसे चुप कराया, पानी पिलाया, पंखा चलता रहा। उषा रो रही है नेपथ्य में। अरे बाबू, मेरी धोती दे देना, मैं भी नहा लूं। बाबूलाल, लाया लाया चाचा, जाता है पड़ोसी। देखिए साहब, मेहमान आपके होंगे, मेरे नहीं। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता मेरी छत पर इस तरह से गंदा पानी फैलाया जाए। विश्वनाथ, वाकई गलती हो गई, कल सवेरे साफ करा दूंगा। आपसे रोज ही गलती हो जाती है? अनजान आदमी से गलती हो ही जाती है, उसे क्षमा कर देना चाहिए, कल से ऐसा नहीं होगा। पड़ोसी, होगा क्यों नहीं, रोज होगा, रोज होता है। अभी उसी दिन आपके एक और मेहमान ने पानी फैला दिया था, फिर वह हमारी खाट बिछा कर लेट गया था। विश्वनाथ, मैंने समझा तो दिया था, फिर तो वह आदमी खाट पर नहीं लेटा था। पड़ोसी, तो आपके यहाँ इतने मेहमान आते ही क्यों हैं? यदि मेहमान बुलाने हो तो बड़ा सा मकान लो। विश्वनाथ, यह भी आपने खूब कहा, इतने मेहमान क्यों आते हैं? अरे भाई, मेहमानों को क्या मैं बुलाता हूँ? खैर, आज क्षमा करें, अब आगे से नहीं होगा। यहाँ कहाँ तक कोई क्षमा करे है, कहाँ तक करे? अब एक ही बात बस याद कर लिया, क्षमा। पड़ोसी चला जाता है, दोनों अतिथि आते हैं। दोनों, क्या बात है? कुछ नहीं, आप धोतियां छज्जे पर सुखा दें। नन्हेमल, सचमुच हमारी वजह से आपको बड़ा कष्ट हुआ है। भैया, जरा सा पानी और पिला दो, बड़ी गर्मी है। खाने में क्या देर है? हाँ साहब, बात यह है, नींद बड़े जोर से आ रही है। विश्वनाथ, देखिए, मैं आपसे एक ही बात, 1-2 बात कर लूं मैं आपसे? अरे, 1-2 बात पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ, पूछिए। मालूम होता है आपने हमें पहचाना नहीं। विश्वनाथ, जी हाँ, बात यह है कि मैं बिजनौर गया तो अवश्य हूँ, पर बहुत दिन हो गए। बाबूलाल, लाला भानमल की लड़की की शादी में आप नजीबाबाद आए थे, है ना? अरे दूर क्यों जाते हो, अभी पिछले साल आप मुरादाबाद गए थे। हाँ, पिछले साल मैं लखनऊ जाते हुए 2 दिन के लिए जगदीश प्रसाद के पास मुरादाबाद ठहरा था। नन्हेमल, हाँ, सेठ जगदीश प्रसाद के यहाँ हमने आपको देखा था। उनकी आटे की मिल है, क्या कहने हैं, उनके बड़े आदमी हैं, हम उन्हीं के रिश्तेदार हैं। विश्वनाथ, पर उनका तो प्रेस है। पर प्रेस भी होगा, उनकी एक बड़ी मिल भी है। अब एक और गन्ने की मिल बिजनौर में खुल रही है, अगले महीने तक खुल जाएगी। हाँ भैया, पानी ले आए? लो चाचा, पहले तुम पी लो। विश्वनाथ, तो आप कोई चिट्ठी विट्ठी लाए हैं? असक पकाकर, चिट्ठी तो नहीं लाए हैं। ओहो। नन्हेमल, संपत राव ने कहा था कि स्टेशन से उतरकर सीधे रेलवे रोड चले जाना, वहां कृष्णा गली में वह रहते हैं। विश्वनाथ, पर कृष्णा गली तो यहाँ 6 हैं, कौन सी गली में बताया था? नन्हेमल, 6 हैं, बहुत बड़ा शहर है साहब, हमें तो मालूम नहीं है, शायद बताया हो, याद ही नहीं रहा। विश्वनाथ खींच कर, जिसके यहाँ आपको जाना है उसका नाम तो बताया होगा। बाबूलाल, क्या नाम था चाचा? नन्हेमल, नाम तो याद नहीं आता, जरा ठहरिए, सोचता हूँ।
बाबूलाल, अरे चाचा, कविराज या कवि बताया था। मैं उस समय नहीं था, सामान लेने घर गया था। तुम्ही ने रेल में बताया था। हाँ साहब, कविराज बताया था। आप तो बेकार शक में पड़े हैं। हम कोई चोर थोड़े ही हैं। चोर छिपे थोड़े ही रहते हैं। पंडित जी क्या बताएं, हमारे घर चलकर देख लें तो पता लगेगा कि हम भी। लेकिन मैं कविराज तो नहीं हूँ। तो कभी ही बताया होगा साहब, नन्हीमल। हमें याद नहीं आ रहा। हमें जो पता दिया था उसी के सहारे आ गए। नीचे आवाज लगाई, आप मिल गए, ऊपर चढ़ाए। पहले हमने सोचा होटल या धर्मशाला में ठहर जाएं हम। फिर सोचा कि घर ही तो है, चलो घर चलते हैं। जिनके यहाँ आपको जाना था वह काम क्या करते हैं? काम काम क्या बताया था बाबू? बाबूलाल, मेरे सामने तो कोई बात नहीं हुई, मैं तो सामान लेने चला गया था। आप तो पंडित जी शायद वैद्य हैं। नन्हीमल, हाँ याद आया, बताया था वैद्य है। पर मैं तो वैद्य नहीं हूँ। पिछली गली में एक कविराज वैद्य रहते हैं, प्रमोद बोलता है। विश्वनाथ, हाँ हाँ ठीक, कहीं आप कविराज रामलाल वैद्य के यहाँ तो नहीं आए हैं? दोनों उछलकर, अरे हाँ वही कविराज रामलाल। विश्वनाथ, शायद वह उधर के हैं भी। हाँ ठीक है साहब, ठीक है, वही है। मैं भी सोच रहा था कि आप ना सम्मत राम को जानते हैं ना जगदीश प्रसाद को। प्रमोद से, कहाँ है उनका विराज का घर? जाओ उनका मकान बता दो, मैं भीतर हो आऊं। दोनों, चलो जल्दी चलो भैया। अच्छा साहब, राम राम। विश्वनाथ भीतर से ही, राम राम जी। रेवती, अब जान में जान आई। सिर फटा जा रहा है। हाँ, नीचे से आवाज आती है। नेपथ्य में मतलब पर्दे में पीछे से, भले आदमी ना जाने कहाँ मकान लिया है, ढूंढते ढूंढते आधी रात हो गई। रेवती फिर प्रसन्न होकर, अरे अरे भैया, आप हैं, आओ आओ, तुमने तो खबर भी ना दी। आगंतुक, रेवती, दोनों मिलते हैं विश्वनाथ से। पिछले 4 घंटे से बराबर मकान खोज रहा हूँ। क्या तुम्हें मेरा तार नहीं मिला? हाँ। देखिए क्लाइमेक्स चल रहा है स्टोरी का, एकांकी का। आ, आगंतुक, कल ही तो झांसी से दिया था, सोचा था कि ठीक समय पे मिल जाएगा। ओहो, बड़ी परेशानी हुई, है ना। अनजान मेहमान था। अनजान मेहमानों के लिए रेवती का सिर दर्द चरम पर था, घर भट्टी लग रहा था और खाना बनाना मौत के समान था। लेकिन अब जो नया आगंतुक मेहमान है वह रेवती का सगा भाई है, तो कैसे उसकी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। सगे भाई के आते ही रेवती अचानक खुश हो जाती है। अब ना उसे गर्मी लग रही है ना सिर दर्द, वह तुरंत भाई के लिए बर्फ मंगाती है और खुशी खुशी उत्साह पूर्वक खाना बनाने दौड़ जाती है। तो ये क्लाइमेक्स ठीक है। तो पंखा करती हूँ, अरे प्रमोद जल्दी से बर्फ तो ला, मामा जी को ठंडा पानी पिला, और देख नुक्कड़ पर हलवाई की दुकान खुली हो तो। भाई बहुत बड़ा शहर है, वह तो कहो, मैं भी ढूंढ कर ही रहा, नहीं तो ना जाने कहाँ होटल या धर्मशाला में रहना पड़ता। बड़ी गर्मी है, मैं जरा बाथरूम जाना चाहता हूँ। हाँ हाँ अवश्य, सामने चले जाइए। एक बार तो जी में आया कि सामने होटल में ठहर जाऊं, शायद रात को आप लोगों को कोई कष्ट हो। ऐसा क्यों सोचते हो? कष्ट काहे का, यह तो हम लोगों का कर्तव्य था। अच्छा तुम तैयार हो, मैं खाना बनाती हूँ। भाई देखो, इस समय खाना बना रहने दो, मैं पानी पीकर सो जाऊंगा। वैसे मुझे भूख भी नहीं है। जाते ही लौटकर कैसी बातें करते हो भैया, मैं अभी खाना बनाती हूँ। इतनी गर्मी में रहने दो बहना, तुम नहाने तो जाओ। आगंतुक जाता है रेती से, कहो अब। विश्वनाथ कहता है, अब क्या, अब मैं खाना बनाऊंगी, भैया भूखे नहीं सो सकते। यवनिका गिरती है, यानी कि पर्दा गिरता है। तो ये उदय शंकर भट्ट जी का लिखा हुआ आपने नाटक देखा एकांकी। अब देखिए, अतिथि देवो भव, किंतु अतिथि की मर्यादा ना भूलें। किसी के यहाँ पूर्व सूचना देकर ही जाना उचित है। नए एकांकी मेहमान का ये संदेश है। तो इस तरह से छात्रों, हमने नए मेहमान एकांकी, जिसे उदय शंका और मानवीय संबंधों की इसमें हृदय स्पर्शी कहानी थी। तो ठीक है,
धन्यवाद। अतिथि देवो भव इस विचार के साथ, लेकिन कृपया अपना पता ठीक से कंफर्म कर ले। शुभ दिवस।